नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज मुद्दे की बात में बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के दावे फेल। महिला सशक्तिकरण के दावों के बावजूद बेटियों और महिलाओं के साथ मनमानी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। आधी आबादी के साथ मनमानी के मामले आए दिन उजागर होना आम बात बनती जा रही है। सभ्य समाज में महिलाओं के साथ अभद्रता और मनमानी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद शिक्षण संस्थाओं में भी छात्राएं सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं। हाथरस के पीसी बगला महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को गुमनाम शिकायती पत्र भेजने के बाद वायरल हुए मामले पर स्थानीय अधिकारी सक्रिय हुए हैं। थाना हाथरस गेट पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्राओं का आरोप है कि पीसी बागला महाविद्यालय के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष व चीफ प्रॉक्टर रजनीश उनका उत्पीड़न करते हैं। पीड़ित छात्राओं ने आरोप से संबंधित फोटो सहित अन्य सामग्री भी महिला आयोग को भेजी है। बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक परीक्षा केंद्र पर 10वीं कक्षा की परीक्षा देने आई नाबालिग छात्रा से स्कूल प्रबंधक समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनार्दन यादव पर दुष्कर्म का आरोप है कि गणित की परीक्षा के दिन SVBCIC खरौपुर उसकर के प्रबंधक ने मदद के बहाने छात्रा को अलग कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इससे पहले भी प्रयागराज जिले के झूसी में होली पर रंग लगाने के दौरान एक दलित महिला के कपड़े फाड़ने का वीडियो वायरल हो चुका है। पीड़िता के पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी भाजपा के सेक्टर संयोजक के खिलाफ जांच शुरू कर रखी है। सवाल है कि देश और प्रदेश में महिला आयोग पूरी सजगता और सतर्कता से दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संकल्पबद्धता दोहराते रहते हैं। इसके बाद भी महिलाओं का उत्पीड़न करने वालों पर कानून का भय नहीं कायम हो पा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर बुलडोजर एक्शन के जरिए प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में अपने सख्त छवि काम करने में कामयाब माने जाते हैं। इसलिए सवाल है कि महाकुंभ जैसा सफल महाआयोजन कराने वाले सूबे के मुखिया के सख्त छवि का लाभ प्रदेश की आधी आबादी को पूरी तरह से कब मिल पाएगा। महिलाओं पर बुरी नजर डालने वालों पर सूबों की सरकार का बुलडोजर अपना रसूख कब कायम कर पाएगा। प्रदेश के पुलिस अमले में सिपाही से लेकर अधिकारियों के पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बाद भी कानून का भय बदनीयतों पर क्यों नहीं कायम हो पा रहा है। क्या सरकारों को समाज को इस कलंक से छुटकारे के लिए सामाजिक बदलावों की मुहिम चलाने की आवश्यकता है। वहीं श्रावस्ती के सिरसिया क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक प्रभाकर श्रीवास्तव पर 2 नाबालिग छात्राओं ने छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है। छात्राओं का कहना है कि शिक्षक उन्हें अश्लील वीडियो दिखाता है और अनुचित व्यवहार करता है। बच्चियों ने यह बीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद गुस्साए अभिभावकों ने थाने में शिक्षकों के खिलाफ तहरीर दी। मामला की गंभीरता को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। घटना शिक्षा के मंदिर में बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा और हम करेंगे थाना विस्तार से बातचीत। क्षेत्र के अंतर्गत पीसी बागला डिग्री पीजी कॉलेज के प्रोफेसर रजनीश कुमार के विरुद्ध एक गुमनाम एप्लीकेशन प्राप्त हुई, जो मेरे को प्रश्नांकित एवं अन्य को भी संबोधित एवं प्रश्नांकित थी। इस संबंध में जांच कराई गई और यह जांच के दौरान यह पाया गया कि प्रोफेसर रजनीश कुमार वर्तमान समय में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं और इस कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर भी हैं और इन्होंने नौकरी का प्रलोभन देने के नाम पर और परीक्षा में पास कराने के नाम पर और अन्य कारणों से जो छात्राएं हैं उनका यौन शोषण किया, उनके साथ दुष्कर्म किया और उनकी दुष्कर्म की वीडियो भी खुद इसने बनाया और साथ ही इसको वेबसाइट पे अपलोड भी किया। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और औपचारिक प्रोफेसर रजनीश कुमार की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। स्वाट, सर्विलांस और एसओजी सभी को इसमें नियोजित किया गया है। अतिशीघ्र औपचारिक प्रोफेसर की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उन्हें माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एक आवेदक के द्वारा थाना भीमपुरा पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उनकी भतीजी जब बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे तो 1 मार्च में एक पेपर था भीमपुरा थाना क्षेत्र के SVBSIC इंटर कॉलेज है उसमें,
तो वहां पे उनके जो प्रबंधक थे उनके द्वारा उनकी भतीजी के खिलाफ एक इस तरह का अशिष्ट आचरण किया गया था और उसमें और गंभीर आरोप थे जिनकी, क्योंकि प्रकरण पुराना होने के कारण इनकी जांच कराई गई थी। उस जांच में ये तथ्य प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हुए, जिस पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जो आरोपी है उस स्कूल का प्रबंधक उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हाथरस के थाना हाथरस गेट क्षेत्र के अंतर्गत पीसी बागुला डिग्री पीजी कॉलेज के प्रोफेसर रजनीश कुमार के विरुद्ध एक गुमनाम एप्लीकेशन प्राप्त हुई, जो मेरे को प्रश्नांकित एवं अन्य को भी संबोधित एवं प्रश्नांकित थी। इस संबंध में जांच कराई गई और यह जांच के दौरान यह पाया गया कि प्रोफेसर रजनीश कुमार वर्तमान समय में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं और इस कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर भी हैं, और इन्होंने नौकरी का प्रलोभन देने के नाम पर और परीक्षा में पास कराने के नाम पर और अन्य कारणों से जो छात्राएं हैं उनका यौन शोषण किया, उनके साथ दुष्कर्म किया और उनके इस दुष्कर्म की वीडियो भी खुद इसने बनाया और साथ ही इसको वेबसाइट पे अपलोड भी किया। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और औपचारिक प्रोफेसर रजनीश कुमार की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। स्वाट, सर्विलांस और एसओजी सभी को इसमें नियोजित किया गया है। अतिशीघ्र औपचारिक प्रोफेसर की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उन्हें माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थाना सिरसिया क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक प्रभाकर श्रीवास्तव द्वारा विद्यालय की 2 नाबालिग छात्राओं के साथ अनुचित आचरण के संबंध में सूचना प्राप्त की गई थी। तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। सुसंगत धाराओं में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। धर्मेंद्र सिंह हाथरस से संवाददाता, मधुर दरबारी प्रयागराज से, बलिया से कृष्णकांत पांडे, सोशल एक्टिविस्ट राधना मिश्रा हमारे साथ में होंगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले लोकसभा से तस्वीरें दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने
हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में, मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। जैसे भक्ति आंदोलन के कालखंड में हमने देखा कैसे देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में एक सदी पहले जो भाषण दिया, वो भारत की आध्यात्मिक चेतना का जयघोष था। उसने भारतीयों के आत्मसम्मान को जगा दिया था। हमारी आजादी के आंदोलन में भी अनेक ऐसे पड़ाव आए हैं। 1857 का स्वातंत्र संग्राम हो, वीर भगत सिंह की शहादत का समय हो, नेताजी सुभाष बाबू का दिल्ली चलो का जयघोष हो, गांधी जी का दांडी मार्च हो, ऐसे ही पड़ावों से प्रेरणा पाकर भारत ने आजादी हासिल की। मैं प्रयागराज महाकुंभ को भी ऐसे ही एक अहम पड़ाव के रूप में देखता हूं, जिसमें जागरूक होते हुए देश का प्रतिबिंब नजर आता है। अध्यक्ष जी, हमने करीब 1.5 महीने तक भारत में महाकुंभ का उत्साह देखा, उमंग को अनुभव किया। कैसे सुविधा असुविधा की चिंता से ऊपर उठते हुए कोटि कोटि श्रद्धालु श्रद्धा भाव से जुटे, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन ये उमंग, ये उत्साह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। बीते हफ्ते मैं मॉरिशस में था। मैं त्रिवेणी से, प्रयागराज से महाकुंभ के समय का पावन जल लेकर गया था। जब उस पवित्र जल को मॉरिशस के गंगा तालाब में अर्पित किया गया, तो वहां जो श्रद्धा का, आस्था का, उत्सव का माहौल था, वो देखते ही बनता था। ये दिखाता है कि आज हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को आत्मसात करने की, उन्हें सेलिब्रेट करने की भावना कितनी प्रबल हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं ये भी देख रहा हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कारों के आगे बढ़ने का जो क्रम है, वो भी कितनी सहजता से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, जो हमारी मॉडर्न युवा पीढ़ी है, ये कितने श्रद्धा भाव से महाकुंभ से जुड़े रहे, दूसरे उत्सवों से जुड़े रहे हैं। आज भारत का युवा अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को गर्व के साथ अपना रहा है। अध्यक्ष जी, जब एक समाज की भावनाओं में अपनी विरासत पर गर्व का भाव बढ़ता है, तो हम ऐसी ही भव्य प्रेरक तस्वीरें देखते हैं जो हमने महाकुंभ के दौरान देखी। इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है और यह आत्मविश्वास बढ़ता है कि एक देश के रूप में
हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी परंपराओं से, अपनी आस्था से, अपनी विरासत से जुड़ने की भावना आज के भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। अध्यक्ष जी, महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है। हमारी एकता का सामर्थ्य इतना है कि वो भेदने के सारे प्रयासों को भी भेद देता है। एकता की यही भावना भारतीयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज पूरे विश्व में जो बिखराव की स्थितियां हैं, उस दौर में एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। ये हम हमेशा कहते आए हैं, ये हमने हमेशा महसूस किया है और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है। हमारा दायित्व है कि अनेकता में एकता की इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहें। अध्यक्ष जी, महाकुंभ से हमें अनेक प्रेरणाएं भी मिली हैं। हमारे देश में इतनी सारी छोटी बड़ी नदियां हैं। कई नदियां ऐसी हैं जिन पर संकट भी आ रहा है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि महाकुंभ से निकला अमृत हमारे संकल्पों की सिद्धि का बहुत ही मजबूत माध्यम बनेगा। मैं एक बार फिर महाकुंभ के आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की सराहना करता हूं। देश के सभी श्रद्धालुओं को नमन करता हूं। सदन की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नियम 372 एक मिनट, नियम 372 के तहत आप विद्वान माननीय सदस्य विषय उठा रहे थे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप नियम पढ़ लिया करें। हर विषय सदन नियमों से चलता है। 372 के अंदर ये नियम है कि माननीय मंत्री जी या प्रधानमंत्री स्वेच्छा से स्टेटमेंट देते हैं और उसमें यह भी नियम है कि माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल नहीं होता है। श्री प्रताप सारंगी।
प्रताप सारंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रताप सारंगी, बोलिए प्रताप सारंगी जी। Honorable Speaker sir, I am specially thankful to you for having allowed me to participate in this discussion on demand for grants relating to Railway Department, Railway Ministry. Indian Rail is the glorious symbol of our national pride and unity. It's a symbol of our national integration. It connects the nation from east to west and north to south. This is the cheapest and most comfortable mode of travel and transport. Under the सदैव नियमों से चलता है। Prime Minister, जब नियमों में परिवर्तन करना है तो and the प्रश्नकाल leadership of our Rail Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, it is marching ahead with great speed from different angles. This is a revolutionary budget. This is a budget with a great vision and result to transform the entire railway system. Development of Railway Ministry over the next 4-5 years shall be to the tune of 4.6 trillion rupees. A very bold and ambitious development program. Expansion of the infrastructure is very strong. This budget is an inspiring document which promotes confidence and commitment, hope and aspiration, dream and potentiality. I have to thank three persons. First, our honorable visionary. तो ये तस्वीर आप देख रहे थे जहां पर प्रधानमंत्री ने अहम बातें कही हैं। राष्ट्रीय चेतना का विराट दर्शन हुआ। लोकसभा से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुंभ को लेकर यहां पर अहम बातें प्रधानमंत्री की ओर से कही गई। कुंभ के महिमा मंडन पर विशेष वर्णन करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। दुनिया ने भारत का विराट रूप इस महाकुंभ के दौरान देखा और महाकुंभ की जमकर तारीफ करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी लोकसभा से आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। हालांकि इस सब के बाद जोरदार हंगामा भी देखने को मिला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह का रुख कर लेते हैं हाथरस से। हाथरस में धर्मेंद्र, महिलाओं के साथ अत्याचार किस तरीके से होते रहे, हाथरस उसका गवाह रहा है। इसके पहले भी हाथरस इस चीज को लेकर कह सकते हैं कि ये दुर्भाग्य है हाथरस का कि जब भी महिलाओं के साथ अत्याचार की बात होती है, कुछ घटनाएं ऐसी रही हाथरस से जो सामने आ जाती हैं। वर्तमान में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। पूरी जानकारी क्या है, ताजा मामले से जुड़िए आपके पास। जी, हाथरस हमेशा अपने अलग अलग मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है। देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार ऐसे मामलों को लेकर, महिलाओं से संबंधित मामलों को लेकर ये सुर्खियों में रहा है। एक मामला 2020 के लास्ट में भी हुआ था, तब भी यहाँ पे देश भर के बड़े बड़े नेता भी यहाँ आए थे। और फिलहाल जो स्थिति, एक जो मामला निकल के आया है सामने, वो पीसी बागला डिग्री कॉलेज जो हाथरस शहर में स्थित है और अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध वो कॉलेज है। उसके एक प्रोफेसर हैं और जो पिछले 2 दशक से छात्राओं के साथ में सरकारी नौकरी और परीक्षाओं में नंबर बढ़वाने के नाम पर वो लगातार शोषण करते रहे। उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया। इस तरह की जानकारी अभी कुछ दिन पहले निकल के आई और एक गुमनाम शिकायत के आधार पर ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ी है। पुलिस की तरफ से आंतरिक जांच भी कराई गई थी सीओ और एएसपी के स्तर पे। फिर उसके बाद एक चौकी इंचार्ज के द्वारा इसमें प्रोफेसर के खिलाफ जो है एक प्राथमिकी दर्ज की गई और वो जांच प्रक्रिया लगातार आगे चल रही है। फिर बाद में डीएम ने 4 सदस्यीय एक टीम का गठन किया जो फिलहाल अभी सिविल में कॉलेज में पहुंचे हैं। इसमें 4 लोग हैं, सीओ सदर हैं, एसडीएम हैं, बीएसए हैं, एक अन्य अधिकारी भी इसमें है। तो वो अभी वो टीम कॉलेज में पहुंची है। मैं कॉलेज के ही पास स्थित हूँ और लगातार जो एसपी के द्वारा जो टीम बनाई गई थी उनकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। कल वो टीम कॉलेज में भी पहुंच चुकी है। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में मधुर दरबारी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। मधुर, प्रयागराज की घटना का क्या अपडेट है आपके पास में? मैं आपको बता दूं कि होली का पर्व एक बहुत ही कह सकते हैं कि महान पर्व है और पूरा देश इसको धूमधाम के साथ बनाता है। लेकिन
कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो कि अपनी मानसिक विकृति के कारण वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, जो कि वाकई में बहुत ही निंदनीय है और समाज में कहीं भी उसको जो कहीं कोई स्थान नहीं है। उसी को लेकर के यहाँ प्रयागराज में झूसी एक ऐसी जगह पड़ती है जो कि काफी आप देखेंगे कि अभी जब महाकुंभ हुआ था उसमें झूसी का नाम पूरे विश्व पटल पर सुनाई पड़ रहा था। तो वही की एक घटना मैं आपको बता दूं है, जिस दिन होली थी उसी दिन जो है एक शरारती तत्व उसको कहा जाएगा, भले ही वो भाजपा का नेता अपने को बताता है और है भी वो, लेकिन उसने जो है एक महिला के साथ, जो दलित महिला थी, वो अपने परिवार के साथ वहां पे होली मना रही थी, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ। ऐसे में वो आया, उसने आकर के वहां पे उसके साथ रंग लगाने के नाम पे अभद्रता शुरू कर दी। जब महिला ने उसको लेकर के विरोध जताया तो उसने उसके जो कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए और इसको लेकर के जो बात बहुत बढ़ गई और उसके बाद वो वहां से चला गया। लेकिन उसके जो मैं आपको बता दी जो घटना हुई है उसके बाद जो महिला थी और उसका पूरा परिवार, चाहे पति उसके बच्चे, बहुत ही एकदम से एक सहम गए और डर गए। और उसके बाद वो जो है मैं आपको बता दूं कि रात भर वो लोग कोई नहीं, सुबह उठ करके महिला ने जो महिला थाने में वहां पे जाके जो महिला विंग है वहां पे जाके शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद महिला के कहने पर उसके पति ने जो है झूसी थाने में जाकर के जो है उसको वहां पे तहरीर दी, और जिसको लेकर के जो पुलिस है वहां पे उसकी जो है वहां पे तहकीकात चल रही है उसकी, और जांच पूरी तरीके से जांच पड़ताल चल रही है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो झूसी का आवास विकास कॉलोनी है वहां की ये घटना है, जहां पे महिला वहां पे एक दुकान चलाती है, जहां पे उसके साथ वो उसका पूरा परिवार वहां पे, उसके बच्चे, उसके पति वहां पे बैठे हुए थे और वहां पे वो होली का जो है लुत्फ ले रहे थे, मजा ले रहे थे। लेकिन उसी वक्त ये एक अराजक तत्व जिसे कहते हैं, जो कि भाजपा का जो नेता बताया जा रहा है और ये सेक्टर वहां का संयोजक भी है, इसका नाम अनुराग अग्रवाल बताया जा रहा है, जैसे कि तो वो जो है वहां पे आता है और आपको उस महिला के साथ वहां पे जाके वो होली खेलना शुरू कर देता है और उसके साथ अभद्रता, रंग लगाने के नाम पर अभद्रता करने लगता है। जब महिला ने उस पर रोक टोक लगाई, उस पर अपना विरोध जताया तो उसने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ साथ जब वो वहां से जाने लगा तो उसने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसको जो कह सकते हैं गाली गलौज करते हुए वहां से वो निकल गया। लेकिन इसको लेकर के पूरे कह सकते हैं कि ये जो पूरी घटना हुई है इसको संज्ञान में लेते हुए जो थाना झूसी प्रभारी है उन्होंने इसको संज्ञान में लिया। उसकी जो जांच पड़ताल बराबर चल रही है, उसको देखा जा रहा है कि इस पर क्या आगे एक्शन हो सकता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो भी घटना हुई है, चाहे वो प्रयागराज में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी महिला के साथ अगर ये होती है तो बहुत ही ये निंदनीय है। और ये इस तरह ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के सिर्फ दावे होते हैं, धरातल पर सच्चाई कुछ और है। महिलाओं के साथ किस तरीके से अपराध हो रहा है वो हमने इन तस्वीरों में भी देखा है। बलिया से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, कृष्णकांत पांडे का रुख कर लेते हैं। कृष्णकांत, पूरी जानकारी क्या है? बलिया में किस तरीके से महिलाओं के साथ जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं? जी, जैसा देखा जाए कि महिलाओं के साथ जैसे अपराध बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ये एक 10वीं की छात्रा के साथ हुई है। लोग जो अभिभावक होते हैं, अपनी जो बच्ची होती हैं, जो बेटे होते हैं, उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है, लेकिन अब जब शिक्षा की भक्षक बन जाएंगे तो ऐसा देखा जा रहा है कि बलिया के भीमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 10वीं की छात्रा एग्जाम देने गई थी। जैसे कि 10वीं की छात्रा एग्जाम वहां देने गई थी, उसी समय जो प्रबंधक हैं वो प्रबंधक उनके साथ उनके ऊपर जो सभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनपे ये आरोप लगा है कि उन्होंने ही दुष्कर्म किया है। भीमपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिससे कि उनके चाचा को जैसे ही ये शिकायत मिली कि लड़की ने बताया घर पे जाकर आप बीती अपनी बात बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो रविवार को दुकटी भीमपुरा थाना पुलिस रविवार की शाम मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दी है। गाजीपुर जिले के करीमदीनपुर गांव का ये निवासी जो है वो तहरीर में उन्होंने बताया था कि मेरी बेटी, जो मेरी भतीजी है, वो गणित के पेपर देने के लिए मेरे अपने मित्र के यहाँ रुकी हुई थी और अगले दिन जब उनको पेपर देने के लिए परीक्षा केंद्र पर वहां छोड़ा गया तो वहां के प्रबंधक से वहां एग्जाम देने के लिए उन्होंने सवाल बताने को लेकर, मतलब समझाने को लेकर उनको बुलाए एक कमरे में और कमरे में बुलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। ऐसा कि जो ये मामला है, इस मामले में आरोपी को जेल भेजा जा चुका है और जो आरोपी है, ऐसा में सुनने में आ रहा है कि आरोपी जो है समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। जी ठीक है मधुर, वापस से रुक कर लेते हैं। मधुर, सामाजिक बदलाव की जरूरत है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं महिलाओं की सुरक्षा के, कानून का भय होने के, बदमाशों में डर होने के, लेकिन वो आकर धरातल पर नजर क्यों नहीं आता? क्या बदलाव किए जाने चाहिए ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहतर हो सके? ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये आपको एक तरीके से देखा जाए तो ये राजनीतिक और सामाजिक दोनों पहलू इसका अगर देखा जाए तो अगर राजनीतिक में देखा जाए तो कहीं ऐसी बात
सरकारें बराबर इस पर काम कर रही है। और सरकार जो देखिए तो उनके लिए रिजर्वेशन ला रही है, और रिजर्वेशन चाहे वो आपका जो पंचायती राज में देख लीजिए, जो लोकल लेवल पे देख लीजिए, उसके साथ साथ अभी आपने देखा कि जो केंद्र सरकार भी उसके लिए जो है रिजर्वेशन बिल लेके आई और उसको पास कराया। तो एक तरीका ऐसी बात नहीं कि सरकार उस पर काम नहीं कर रही है, प्रशासन भी इस पर लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए तो ये विकृति जो है कहीं ना कहीं समाज की विकृति है, क्योंकि सामाजिक रूप से भी आदमी को ये केवल क्या कह सकते हैं कि पुलिस की और क्या प्रशासन और शासन का ही जिम्मेदारी नहीं है, ये एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर व्यक्ति के घर में उसकी महिलाएं हैं, उसकी बहन है, माँ है, तो जिस तरीके से वो अपने माँ बहन को देखता है, ठीक उसी तरीके से उसी से बाहर की जो महिलाएं उनको भी उसी तरीके से देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे जो आपके कह सकते हैं कि जो मानसिकता है उसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि आप कितना भी प्रशासन उस पर टाइट कर दीजिए, उसके साथ साथ शासन कितने भी कड़े नियम लगा दे, लेकिन उसके बाद भी जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, वो एक बहुत बड़ा पहलू है जिसको कि बदलने की जरूरत है। और समाज में जो है कह सकते हैं कि पूरी चेतना लाने की जरूरत है, कि उनको ये बताने की जरूरत है जो इस तरह के मानसिक विकृत के लोग हैं उनको जो है कहीं ना कहीं गाइड करने की जरूरत है, उनको मतलब एक तरीके से जो सबसे पहली बात जो घर में जो सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, वहां पे माता पिता इस चीज को अपने बच्चों को बताएं कि भाई जिस तरीके से तुम्हारी अपनी बहन है, अपनी माँ, ठीक इसी तरीके से जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके लिए भी वो जो बाहर की महिलाएं हैं वो भी उसी तरीके से उतना ही उनको जो आदर सम्मान की दृष्टि से देखे, ना कि उनको जो है हिराकत भरी या जो कह सकते हैं कि गंदी निगाहों से उनको देखे। ये बहुत ही गलत बात है, चाहे वो कोई भी समाज हो, तो उसको ये चीज समझनी चाहिए कि सबसे पहले काम जो है समाज को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और जो इस तरह के जो मानसिक रूप से विकृत लोग हैं, जो कि जिनके निगाह में केवल जो है एक कह सकते हैं कि जो महिला होती है वो केवल एक कमोडिटी की तरह है, वो एक जो मानसिकता है उसको बदलनी पड़ेगी और उसको उनको ये समझना पड़ेगा कि वो भी हमारे बराबर की महिला भी, उनका भी आत्मसम्मान है, उनका भी वो दर्जा है जो समाज में जो सभी लोगों का होता है, और उनको उसी इज्जत उसी तरीके से आपको जो है पूरा आदर सत्कार करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आदर सत्कार से मेरा मतलब है कि उनको वो आप जो है सम्मान दीजिए और बराबर का दर्जा दीजिए, ना कि उनको आप केवल जो है कह सकते हैं वस्तु की तरह से आप उनको समझिए। उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं, मैं कह रहा कि पूरे समाज में ऐसे लोग हैं। और इसके साथ साथ जहाँ पे राजनीतिक बात में बता दूं कि राजनीतिक दलों की बात है तो नो डाउट जो सरकार है वो काम कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि आरक्षण लेके आ रही है, इनको जो है बराबर जो स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है और काफी हद तक देखा जाए तो सफल भी है उसको लेकर के। लेकिन उसके बाद भी अभी देखा जाए तो अभी बहुत जो है एक जो बहुत बड़ी बात जो मैं किसी भी पार्टी को लेकर उनको भी एक अपने अंदर एक सामाजिक चेतना लानी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए कि किसी भी राजनीतिक के व्यक्ति से अगर आप पूछिए तो उसकी जहां पे सरकार है वहां पे अगर कोई अपराध किसी महिला के साथ होता है तो उसको वो दबाने की कोशिश करता है, और किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे क्षेत्र में कहीं अगर वो महिला के साथ वो किसी तरीके से कोई दरिंदगी होती तो उसको वो हाईलाइट करने की कोशिश करता है। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है वो भी खत्म करनी पड़ेगी, और ये जो है ये माना जाए कि जो आधी आबादी है वो सभी के लिए पूरी तरीके से सम्मानीय है, वो चाहे किसी जाति, किसी दल और किसी भी धर्म की हो, उसको वही सम्मान मिलना चाहिए। और तो आप ये मत सोचिए कि आप फला पार्टी से हैं तो उस पार्टी के अगर उस क्षेत्र में उस राज्य में अगर कहीं पर कोई कमी आई है तो वहां पे ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। मधुर, कृष्णकांत पांडे का रुख कर लेते एक बार फिर से बलिया से हमारे साथ में लगातार बने हुए। कृष्णकांत, तो शिक्षण संस्थानों में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, खासतौर पर बेटियों को शिक्षित करने के लिए अलग अलग तरह के मुहिम, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो सुरक्षित रहेंगे तभी तो शिक्षित होंगी। जब शिक्षण संस्थानों में भी ऐसे हालात हो जाएंगे, जो लोग बच्चों के भविष्य बनाने का काम करते हैं वही उनके साथ इस तरीके के कुकृत्य करेंगे, तो भला कैसे माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा देती है और जीरो टॉलरेंस को लेकर ये बात कही जाती है, और जहां देखा जाए कि पुलिस जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला रही है बेटियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जब शिक्षक ही अपने संस्था में ऐसा कर रहा है, वो भी प्रबंधक जो जनार्दन यादव हैं, जो अपने स्कूल में जो बच्ची दूर दराज से आई है, यानी दूसरे जिले से आई है परीक्षा केंद्र पे एग्जाम देने के लिए, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे कि वो अपने ले जाकर कमरे में, अलग कमरे में उसको ले जाकर कि मैं तुम्हें ये प्रश्न ये बता दूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा उनके साथ दुष्कर्म किया। जब ये बच्ची अपने चाचा के साथ बताई, अपने आप बीती बताई अपने घर पे जाकर, तो उनके चाचा ने भीमपुरा थाना जो अंतर्गत है वहां पे एप्लीकेशन देकर वहां शिकायत की और सुरक्षा की मांग की, क्योंकि ये जो शिक्षक हैं, जो प्रबंधक हैं, ये सपा के शिक्षक उपराष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि ये जिस तरह से शिक्षक का ऐसे परिवार से माता पिता से विश्वास उठता जा रहा है, तो आखिर में ऐसे में कैसे लोगों को, बच्चों को अपने लिए भेजने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बेटियां सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं। तो
जैसा देखा जाए कि ये जो जनार्दन यादव है, तो अब इनको तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर रविवार को जेल भेज दिया है। जी ठीक है, धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, शिक्षण संस्थानों में ऐसे हालात हैं, ना तो पढ़ने जा रही हैं बच्चियां वहां पर सुरक्षित हैं, घरों में भी लगातार हम देख रहे हैं जो अपराध है वो बढ़ रहा है। कैसे आखिर समाज में इस बढ़ते अपराध पर रोक लग सकेगी? क्या पुलिस प्रशासन को और ज्यादा सख्त रवैया अपनाना होगा? आवाज मिल रही है आपको धर्मेंद्र? धर्मेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? धर्मेंद्र नहीं सुन पा रहे हैं। तो देखिए, शिक्षण संस्थानों में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, कानून का भय खत्म हो रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। धर्मेंद्र, आवाज मिल रही है क्या आपको? धर्मेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो सामाजिक बदलाव की जरूरत है, शायद तभी असल महिला सशक्तिकरण हो सकेगा, क्योंकि शिक्षण संस्थान हो, घर हो या फिर सड़क पर हम देख पा रहे हैं कि महिलाओं के साथ अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ बड़े बड़े दावे हैं, दूसरी ओर धरातल का एक दूसरा सच है जो बदलने का नाम नहीं ले रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।